अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आतिफ जवेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ये बात है 10 जून 2000 की, जब लंदन का मशहूर मिलेनियम ब्रिज अपनी तमीर के बाद पहली बार आवाम के लिए खोला गया। पिछले 2 सालों से लोग इस आइकॉनिक ब्रिज की तकमीर में मुकम्मल होने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। जब इसको खोला गया तो पहले ही दिन सब लोगों ने इसको इस्तेमाल करना चाहा। ये ब्रिज सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए लंदन में रिवर थेम्स को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। जैसे ही लोगों ने इस पर चलना शुरू किया तो ये मशहूर ब्रिज पूरी तरह से हिलना शुरू हो गया, जैसे कि कोई जल्जला आ गया हो। ये देखते ही देखते अथॉरिटीज हरकत में आ गई और लोगों को इस पर चढ़ने से रोक दिया गया, लेकिन फिर इसको 2 सालों तक के लिए बंद कर दिया गया। इस वाक़या के बाद लंदन का ये मशहूर ब्रिज दुनिया की नज़रों में आ चुका था। इसको बनाने वाले सारे इंजीनियर सर पकड़ कर बैठ गए कि इतना मजबूत ब्रिज लोगों के चलने से कैसे हिल सकता है। इसकी वजह कुछ ये थी कि इंजीनियर पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि ये एक ऐसा मसला है जिसने कुदरत के कानून के खिलाफ जाने और फिजिक्स की सबसे बड़ी मास्टरी को झंझोड़ने की हिम्मत की। चैनल से जुड़े रहने वालों के लिए खुश आमदीद। अगर आप भी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज से तकरीबन 192 साल पहले 1831 में ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर परेड करके नॉर्थर्न इंग्लैंड में वाक़या ब्राउथन सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। सिपाहियों के फुटस्टेप्स की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसमें 60 से ज्यादा सिपाही दरिया में जा गिरे और काफी तादाद में सिपाही जख्मी भी हुए। खुशकिस्मती ये थी कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इस दिन के बाद से बरतानवी आर्मी अपने सोल्जर्स को हिदायत दी कि किसी भी ब्रिज को क्रॉस करते वक्त एक साथ फुट परेड करके नहीं गुजरेंगे। ये सिर्फ ब्रिटिश आर्मी बल्कि कहीं कहीं तो आज तक इसको फॉलो किया जाता है। ये तो सोल्जर्स थे जिनके एक साथ चलने वाले कदमों ने इस ब्रिज को गिरा दिया। लेकिन लंदन के मिलेनियम ब्रिज की फुटेज में देखा जाए तो एक अजीब चीज नोटिस करने को मिलती है, जहां पर चलने वाले लोगों को कोई सोल्जर्स नहीं है, बल्कि इनके फुटस्टेप्स इतने ज्यादा सिंक्रोनाइज क्यों है। 21वीं सदी में बनने वाले ये मॉडर्न ब्रिज इनकी सिंक्रोनाइजेशन बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाया? इसका जवाब 300 साल पहले एक्सपेरिमेंट से मिलता है। 1665 में एक मशहूर टेक फिजिशियन क्रिश्चियन हाइजन ने दुनिया की पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई थी। इनका मकसद समंदर में सेलर्स को ये बताना था कि वो इस वक्त कहाँ हैं। पहले दौर में सेलर समंदर में से अपनी लोकेशन का अंदाजा सूरज या स्टार्स की पोजीशन को देखकर लगाते थे, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा होता था। इससे लैटिट्यूड यानी नॉर्थ साउथ पोजीशन तो पता चल जाती थी, लेकिन इनको अगर एक्यूरेट टाइम पता होगा तो इससे इनको लॉन्गिट्यूड या अपने ईस्ट वेस्ट लोकेशन का भी पता चल सकेगा। दौर में जो घड़ियां होती थी वो एक दिन में 15 मिनट तक या तो फिर आगे या फिर पीछे हो जाती थी। वो इस काम के लिए बेकार थी। हाइजन की बनाई हुई इस पेंडुलम क्लॉक दिन में सिर्फ 15 सेकंड तक ही आउट होती थी। हाइजन का प्लान था कि वो एक शिप में वो 2 पेंडुलम क्लॉक को हैवी वेट के साथ लटकाएंगे ताकि शिप में समंदर की लहरों की वजह से पेंडुलम क्लॉक भी डिस्टर्ब ना हो, और अगर एक खराब हो जाए तो बैकअप क्लॉक भी मौजूद होना चाहिए। पेंडुलम क्लॉक को चेक करने के लिए हाइजन ने दोनों को अपने घर में एक ही लकड़ी से लटकाया। दोनों को एक करके स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि दोनों क्लॉक्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो गई हैं। लेफ्ट वाली क्लॉक का पेंडुलम लेफ्ट की तरफ स्विंग करता और इसी वक्त राइट वाली क्लॉक का पेंडुलम राइट की तरफ। हाइजन को क्लॉक का ये अजीब बिहेवियर समझ नहीं आया और उन्होंने दोबारा से इनकी मूवमेंट को हिलाया, लेकिन 30 मिनट तक के बाद दोबारा एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गई। हाइजन का ख्याल था कि शायद इन दोनों के बीच एयर प्रेशर का कोई कनेक्शन है, जिसका अंदाजा लगाने के लिए उसने दोनों क्लॉक्स के दरमियान कार्डबोर्ड रखा। लेकिन 2 मिनट के बाद क्लॉक्स एक दूसरे के साथ दोबारा फिर सिंक्रोनाइज हो गई। फिर आखिरकार उन्होंने दोनों क्लॉक्स को एक दूसरे से अलग कर दिया, एक को एक कुर्सी पर लटका दिया और दूसरी को दूसरी कुर्सी पर। अब जाकर उन्होंने नोटिस किया कि क्लॉक का ये विजिबल कनेक्शन टूट चुका है। जब ये दोनों एक ही लकड़ी से लटके होते तो तब उनका आपस में कनेक्शन था। इस वीडियो में 32 मेट्रोनोम्स को एक टेबल पर रखकर अलग अलग टाइम पर स्टार्ट किया गया, तो इनकी स्टार्टिंग सिंक्रोनाइज्ड नहीं थी, लेकिन 2 ही मिनट के बाद देखा गया कि ये 32 के 32 मेट्रोनोम्स हैरत अंगेज पर खुद ब खुद आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो गए थे। हालांकि एक टेबल के अलावा इनका आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं था। सिंक्रोनाइजेशन का ये कनेक्शन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग पर भी अप्लाई नहीं होता। फायरफ्लाइंग जिनको हम जुगनू भी कहते हैं, ये भी आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। रिसर्च में ये नोटिस किया गया कि जुगनू जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो सारे आपस में सिंक्रोनाइज होकर एक साथ चमकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक जुगनू दूसरे से इतना करीब हो कि इसका फ्लैश दूसरे तक पहुंच सके।
अगर ये एक दूसरे से दूर दूर हो गए तो इनके आपस में फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन आपस में टूट जाएगी। एक एरिया में जितने ज़्यादा जुगनू होंगे इतना ही ज़्यादा चांस होगा कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करके फ्लैश करके, बिल्कुल इसी तरह हम इंसानों के भी कई मामलात में दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं। ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है, इस वीडियो में ऑडियंस एक परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजा रहे हैं। शुरू में हर कोई अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ तालियां बजा रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ आप खुद देख सकते हैं। लोगों को किसी ने भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन फिर भी सब ने अपनी फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर डाला। सिंक्रोनाइजेशन का ये फिनोमेना सिर्फ एक या दो चीज़ों तक ही महदूद नहीं। हार्ट की मिसाल ली जाए तो हमारा दिल हमारी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलता है। एक नॉर्मल इंसान अगर तेज भागेगा तो इनका हार्ट बीट जो इसके साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये हार्ट को ऑक्सीजन से भरपूर खून ब्रेन तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर हार्ट में कोई मसला हो जाए तो इसकी सिंक्रोनाइजेशन बॉडी के साथ मैटर नहीं करती। इसको इरेगुलर हार्ट बीट्स कहा जाता है। इस सिंक्रोनाइजेशन में हार्ट बीट यानी इसके दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ जाती है। अब इन तमाम मसालों को ज़हन में रखते हुए हम एक बार फिर से मिलेनियम ब्रिज को देखते हुआ यूं कि जब यहाँ इतने सारे लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया तो अपने काफी लोगों के स्टेप्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो गए। मिलेनियम ब्रिज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि इसकी केबल्स ने ब्रिज को साइड से सपोर्ट दी हुई थी, ना कि ऊपर से। सिविल इंजीनियरिंग और खास तौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से का ये उसूल होता है कि फुटब्रिज की डिजाइनिंग के दौरान इनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इंसानों के कदमों की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं रखा जाता। जब एक झूले पर बैठ के हम अपनी टांगों को झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आगे पीछे करते हैं तो झूला अपने आप तेज हो जाता है। इसी तरह मिलेनियम ब्रिज के साथ लोगों के एक साथ चलना शुरू हुए तो इनकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और ब्रिज पहले थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिज की केबल साइड पर लगी हुई थी, वजह से ब्रिज की मूवमेंट साइड वेव थी। इस साइड वेव मूवमेंट की वजह से आप लोगों ने भी खुद बैलेंस करने के लिए साइड वेव चलना शुरू कर दिया था और फिर इस रेजोनेंस की वजह से ब्रिज की मूवमेंट किसी झूले की तरह तेज से तेज तर होती गई। जब ये मसला अच्छी तरह से डायग्नोस हो गया तो फिर इंजीनियर ने इस ब्रिज पर टोटल 9 शॉक ऑब्जर्वर इंस्टॉल किए। एनर्जी को बिखेरने के लिए 37 और वर्टिकल शॉक्स ऑब्जर्वर और मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 52 शॉक्स ऑब्जर्वर इंस्टॉल किए गए थे। अपना काम मुकम्मल करने के बाद जनवरी 2002 में इस ब्रिज को फिर से खोला गया। कंपनी ने 2000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया और इनको ब्रिज पर चढ़ाया और इस टेस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद जब प्रेडिक्ट किया गया तो ब्रिज की मूवमेंट में खातर खा कमी देखने आज भी ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इंजीनियर्स की इतनी मेहनत के बाद जब इसकी मूवमेंट्स का पता लगाया गया तो हैरान कुन तौर पर उन्होंने देखा कि किस तरह लोगों ने एक दूसरे को सिंक्रोनाइजेशन के जरिए इस ब्रिज को हिला डाला और ये कुदरत के कानून के खिलाफ और फिजिक्स की बड़ी मास्टरी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।